नोट कर लिया है? नेक्स्ट हेडिंग अपनी ये है मैक्सवेल साइकिल। देखिए क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल ऑफ प्राइमेट। तो प्राइमेट फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो साइक्लिकल प्रोसेस है उसे क्या कहा जा रहा है, मेंस्ट्रुअल बोला। ठीक है, प्राइमेट के लिए देखिए क्या बोल रहा है, मंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट menstruation begins at puberty, और क्या बोला जाता है, in human female menstruation is repeated at an interval of 28 दिन, ठीक ना। and the cycle of event starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। पढ़ने जा रहे हैं, एक ओवम रिलीज होगा, ओवुलेशन होगा ड्यूरिंग, कब होता है, मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 दिन का साइकिल है, उसका मध्य क्या हुआ, हाँ 14वां दिन हुआ। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे, है ना, जब अभी हमने फॉलिकल का डेवलपमेंट दिखाया था, तो क्या कहा था कि भाई हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अब इसी प्राइमरी फॉलिकल में से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनना है, और साइकिल के बीचों बीच में जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ओवुलेशन होगा। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा। हाँ, अब करा की जो प्रमुख इवेंट हैं वो आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं इस फोटो में। अभी इस फोटो को हम लोग देखते हैं।
अब मेस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए मेस्ट्रुअल साइकिल में क्या पढ़ा जाता है ना, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो मेस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा जाता है, देखिए दो बातें पढ़ी जाती हैं। एक तो देखा जाता है कि ओवरी में क्या चेंज हो रहा है, और एक देखा जाता है कि यूटेरस में क्या चेंज होता है। तो मेस्ट्रुअल साइकिल में क्या पढ़ा जाता है, यूटेराइन चेंजेस और ओवेरियन चेंजेस। तो मेस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल होगा, एक ओवेरियन साइकिल होगा और एक यूटेराइन साइकिल होगा। तो ओवरी में बदलाव देखना है और यूटेरस में बदलाव देखना है, ये हमें देखना है। और ये देखने के लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी हार्मोन की, कि बदलाव क्यों आएगा, हार्मोन की वजह से आएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ऐसा फ्लो चार्ट हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बनाए थे, ठीक है, याद है ना। ऐसे था, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कहां कार्य करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, क्या रिलीज कराएगा, एफएसएच और एलएच। मेल में क्या नोट किया था, एफएसएच का क्या कार्य है, कहां कार्य करता है एफएसएच, हमने कहा था एफ के बाद एस आ रहा था, सर्टोली सेल, और एल से एलएच और एल से लेडिंग, वो वहां था। अब यहां देखिए एफएसएच एलएच का कार्य अब यहां पे क्या है फीमेल में, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम ही है, तो फॉलिकुलर ग्रोथ कराएगा। ठीक है, तो अभी आप पढ़ रहे थे ना कि प्राइमरी फॉलिकल स्टोर है 60,000 से 80,000 एक ओवरी में, और फिर उसका ग्रोथ हो रहा था, वो मैच्योर बन जा रहा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मैच्योर। वो किसके प्रभाव से हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही है यार फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए फीमेल में ही तो इसका काम हमें आसानी से याद रहेगा, नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में हमें याद करना पड़ेगा कि मेल में क्या करता है, सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर रिलीज कराता है जो हेल्प करता है किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इधर देखिए ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये क्या करेगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, और वो वाला तो इस साल भी आया हुआ था, पूरा बना के ही दिया था। चलिए देखिए इधर, तो फॉलिकल फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराएगा। तो ध्यान से सुनिए, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तो थीका इंटरना भी बनेगा, हाँ या ना, बनेगा थीका इंटरना। तो क्या रिलीज होगा, तो जब भी ओवरी में फॉलिकल बनते होंगे, फीमेल के ब्लड में कौन सा हार्मोन बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन। क्यों, क्योंकि फॉलिकल के थीका इंटरना से क्या रिलीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये हार्मोन ओवरी से बना, ठीक है, ओवरी में सिंथेसाइज हुआ, ब्लड में गया, टारगेट क्या है, टारगेट है इंडोमेट्रियम, इसका टारगेट है क्या, इंडोमेट्रियम। हम मेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, इस वजह से अपना फोकस दो जगह में रख रहा हूं, है ना, काम तो बहुत है। तो हम एक अपना फोकस ओवरी पे रखे हुए हैं, और दूसरा जो है यूटेरस पे। तो मैं ये कह रहा हूं, दोबारा सुनो, ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या कराया होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट। फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, जाएगा। एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल, ध्यान से सुनो, ये ओवरी से रिलीज हुआ और कार्य क्या कहां कर रहा है, इंडोमेट्रियम पे। ये गया और इंडोमेट्रियम की जो वाल है, याद है ना, यूट्रस में 3 वाल लेयर है, बाहर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सबसे अंदर। साइक्लिकल चेंजेस कहां देखे जाते हैं, तो ये एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल इंडोमेट्रियम का क्या कराने लगा, प्रोलिफरेशन। तो इंडोमेट्रियम की वाल क्या होने लगेगी, थिक होने लगेगी, हाँ, या आप सिंपली बोले रीजनरेशन होने लगेगा, क्या होने लगेगा, रीजनरेशन। तो इंडोमेट्रियम की वाल प्रोलिफरेट कर जाएगी, कैसे करेगी, बाय द हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। व्हाट इज हाइपरट्रॉफी, इधर देखिए दो पैटर्न दिखा रहे हैं, एक सेल है, ये है हाइपरट्रॉफी, और ये क्या है, हाइपरप्लेजिया। नंबर बढ़ जाना क्या है, हाइपरप्लेजिया। साइज बढ़ जाना क्या है, हाँ, तो एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम का
जो प्रोलिफरेशन है वो कैसे कराया, हाइपरट्रॉफी से भी और हाइपरप्लेजिया से भी, मतलब दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। कौन से दोनों प्रोसेस, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों हो रहा है इंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करने में। ठीक है, चलिए, तो एक ये पार्ट हमने जाना, ये वाला सीरीज, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, जब भी फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा और फिर यूटेराइन वॉल में इंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, रीजनरेट। क्या, अभी ये हम समझ लेंगे ना, ये तुरंत हमको समझ में आ जाएगा क्या बना हुआ। इधर आइए, ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है, ल्यूटिनाइज। इन इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, एफएसएच और एलएच दोनों क्या है, गोनाडोट्रोपिन। ये क्या है, गोनाडोट्रोपिन कहां से रिलीज होता है, सॉरी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस। गोनाडोट्रोपिन कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। इधर आ, यह है एलएच, ठीक है, ओबुलेटरी हार्मोन है, छोटे बच्चों का सवाल है। तो कौन सा हार्मोन है जो ओबुलेशन कराता है, एलएच। इसके अलावा एलएच का क्या कार्य है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर, जब तक प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद से आगे प्लेसेंटा बनेगा, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगा तब तक कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का कार्य कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही करता है। ठीक है, जब प्लेसेंटा बन जाता है तो ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन मेंटेन कराता है, लेकिन पहले कौन कराता है, कार्पस ल्यूटियम को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो दो कार्य बताओ, एक तो ओवुलेशन और दूसरा मेंटेन कराना है सी अल्फा कार्पस ल्यूटियम। अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा कौन सा हार्मोन ब्लड में बढ़ जाएगा फीमेल के, प्रोजेस्टेरॉन। क्या बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, इंडोमेट्रियम के वॉल को रिजनरेट कौन करा दिया, एस्ट्रोजन ने। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, उसमें ढेर सारे ग्लैंड बनाएगा, तो इंडोमेट्रियम की वॉल को क्या कर देगा, ग्लैंडुलर, ग्लैंड वाला कर देगा। तो ग्लैंड का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किस हार्मोन के प्रभाव से, प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से। ठीक है, और हाँ, ये इंडोमेट्रियम को बना के रखता है। तो कहेगा सवाल में कौन सा हार्मोन है जो इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। कहेगा कौन मेंटेन बना के रखता है कार्पस ल्यूटियम को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, कहेगा कौन इंडोमेट्रियम को बना के रखता है, कौन मेंटेन करता है, तो आंसर क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। और हाँ, एक और खास बात है, देखना जरा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को भी रोकता है, मायोमेट्रियम को जरा भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और लेडी कंसीव है तो क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, एबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो एम्ब्रियो है या जो भी। ठीक है, तो इस वजह से ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रोकता भी है। तो यहां एक सवाल याद कराया, प्रोलिफरेशन हो जाएगा इंडोमेट्रियम का हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया के प्रोसेस से। जब प्रोजेस्टेरॉन बनेगा तो क्या होगा, इंडोमेट्रियम में ग्लैंड बन जाएंगे, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखने का कार्य है इसका, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रोक रहा है, नहीं तो बेबी क्या हो जाएगा, एबॉर्ट हो सकता है, एम्ब्रियो फीटस जो भी बोले। ठीक है, तो इस वजह से ये देखिए मेंटेन कर रहा है, इंडोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन रोक रहा है, इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन एंड पी फॉर प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। कारण, ये कारण है इंडोमेट्रियम को मेंटेन करा के रखना, क्योंकि इंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा तभी क्या होगा, इम्प्लांटेशन। शुरू में पढ़े थे इवेंट हम लोग, ठीक है, क्या होता है इम्प्लांटेशन, ब्लैक्टुला का यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाना। तो जब इंडोमेट्रियम की वॉल रहेगी तभी तो अटैच होगा, ये कौन मेंटेन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है। क्या, अब इस साइकिल को हम लोग पढ़ सकते हैं, पास को। हाँ, ये आपने नोट कर लिया है, ये
दोनों पार्ट नोट कर लिया आपने? चलिए अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, अब इसको ध्यान से देखिए। चले तो ये एक साइकिल है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए यार इधर, ये साइकिल हम लोग शुरू कर रहे हैं साइकिल के बीचों बीच से, है ना। 28 दिन की साइकिल है, तो बीचों बीच जो है वो है 14वां दिन। और मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल, यहाँ देखिए यहीं से शुरू कर रहे हैं, यही लाके साइकिल को मिला देंगे तो साइकिल कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ देखिए ये है 14वां दिन, यहाँ मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल रप्चर हो गया, सेकेंडरी oocyte जोना पैलुसिडा और कोरोना रेडिएटा बाहर आ गया है। क्या बोला जा रहा है? ओवुलेशन। तो ये है इसका ओवुलेटरी फेज। क्या है? ओवुलेटरी, ओवुलेटरी फेज है ये। ओवुलेशन हुआ है किस हार्मोन के प्रभाव से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। अभी यहाँ पे लाके इसको फिनिश कर, ठीक। अब आगे ध्यान देते हैं, एलएच सर्ज क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। जो बचा हुआ मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल का हिस्सा है वो किसमें बदल जाता है? कार्पस ल्यूटियम में। किसमें? कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। ध्यान से सुनिए, आप कुछ भी लिखिएगा नहीं, देखिए इधर आप ध्यान से सुनिए। तो ये है साइकिल का बीचों बीच मध्य 14वां दिन, और उस दिन ओवुलेशन हुआ। बचा हुआ ग्रेवियन फॉलिकल का हिस्सा किसमें बदल गया? कार्पस ल्यूटियम में। बाकी तो सेकेंडरी oocyte, जोना पैलुसिडा और कोरोना रेडिएटा तो बाहर निकल गया था ओवुलेशन की वजह से, ठीक है। अब आगे आइए, बचा हुआ हिस्सा कार्पस ल्यूटियम बना लिया। तो जब ओवुलेशन हुआ है तो फेज का नाम है ओवुलेटरी। कौन सा फेज है? ओवुलेटरी। ये 14वें दिन वाला जो फेज है उसी का नाम है। 14वें दिन जो ओवुलेशन हो रहा है उसी को ओवुलेशन बोला जाएगा, उसी को ओवुलेटरी फेज बोला जाएगा। उसके बाद बचा हुआ ग्रेवियन फॉलिकल का हिस्सा क्या बना लिया? कार्पस ल्यूटियम। इस वजह से जो अगला फेज आएगा ओवुलेटरी के बाद, उसका नाम होगा ल्यूटियल फेज, क्योंकि क्या बना? कार्पस ल्यूटियम। तो ओवुलेटरी फेज के बाद कौन सा फेज आ रहा है? बोलो भाई। ल्यूटियल फेज, हाँ या ना? ल्यूटियल फेज। देखना इधर, ल्यूटियल फेज में ये रेड कलर से जो ग्राफ बना हुआ है, ये कौन सा हार्मोन है? कार्पस ल्यूटियम बना है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया है? क्या हो गया है? ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ लेवल एंडोमेट्रियम में ढेर सारे क्या बना दिया है? ग्लैंड। ग्लैंड का काम सिक्रेशन। तो जब ओवरी में हमने देखा कार्पस ल्यूटियम बना है, तो ल्यूटियल फेज है। उस दौरान अब यूटेरस में देखो ढेर सारे ग्लैंड बन गए हैं, और ग्लैंड का काम है सिक्रेशन। तो जिस समय ओवरी में ल्यूटियल फेज है, यूटेरस में सिक्रेटरी फेज है। इसी वजह से ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम सिक्रेटरी। लेकिन देख रहे हैं अलग अलग जगह पे। ल्यूटियल बोलने का मतलब ओवेरियन साइकिल देख रहे हो, और सिक्रेटरी बोलने का मतलब यूटेराइन साइकिल देख रहे हो। तो ओवुलेटरी फेज के बाद कौन सा फेज? ल्यूटियल फेज। उसी का दूसरा नाम सिक्रेटरी फेज, उसी का दूसरा नाम सिक्रेटरी फेज। तो देखो इधर, यह है कार्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया है, और ढेर सारे ग्लैंड जो है वो बन चुके हैं। ढेर सारे ग्लैंड जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना है, ये क्या है? ये है सेकेंडरी oocyte। रफली हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, ठीक है, ओवम बोला जाता है। चलो ध्यान से देखो,
ये पूरी तैयारी जो इसको ग्लैंडुलर कर दे रहा है प्रोजेस्टेरॉन, ये किस लिए हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि मेल गैमेट आएगा और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो आके यहीं पे क्या हो जाएगा? यहीं पे आके अडेयर हो जाएगा। इसी फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने पे बोला जाता है लेडी कंसीव कर गई है, गर्भधारण हो गया है। ठीक है, चलिए। तो अब सेकेंडरी जो oocytes है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाए रखेगा और लगातार 9 मंथ तक जो है कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट रहेगा। तो 9 मंथ तक ये वाल हिलेगी नहीं। ठीक है, पूरे जेस्टेशन पीरियड में, पूरे गर्भाकाल में। अगर आप इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा करना चाह रहे हो तो अभी आपको ये फर्टिलाइजेशन रोकना होगा, नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का जो बढ़ा हुआ लेवल है वो एंडोमेट्रियम की वॉल को गिरने नहीं देगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो ओवम है फर्टिलाइज नहीं हुआ। चलिए, हम ये मान के चलते हैं कि ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं। जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, अब इम्प्लांटेशन नहीं होना है, तो ये देखिए, ये रप्चर हुआ था 14वें दिन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बदल गया किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, ओके। अब ओवुलेशन के 7वें दिन, कब ओवुलेशन हुआ है? 14वें दिन। 7 दिन और जोड़िए, 21 दिन। 21वें दिन कार्पस ल्यूटियम अपने मैक्सिमम साइज में है ना? मैक्सिमम साइज में है। अगर 7 दिन तक उसने इंतजार किया, अगर 7 दिन तक आके इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। आगे पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है। तब तक ये इंतजार कर रहा है। अगर 7 दिन तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा, धीरे धीरे इसका साइज क्या होने लगेगा? डिजनरेट होने लगेगा। और आपको मालूम है ना कि जब ये डिजनरेट हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? कार्पस एल्बिकेंस। क्या कहलाएगा? कार्पस एल्बिकेंस कहलाएगा। ये कहलाएगा कार्पस एल्बिकेंस। अब ध्यान से सुनो। अब 21वें दिन के बाद जब कार्पस ल्यूटियम रीजनरेट होने लगेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देख रहे हो क्या होता जा रहा है? रैपिड डिक्लाइन, तेजी से नीचे गिरने लगा। क्या कार्य था प्रोजेस्टेरॉन का? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। क्या काम था? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। चलो ध्यान से सुनो। 21वें दिन के बाद से धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगा। ठीक है, अगले 7 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इतना कम हो जाएगा कि इंडोमेट्रियम की जो वाल है अब वो ठहरेगी नहीं, अब वो रुकी नहीं रहेगी। इंडोमेट्रियम की वाल क्या होगी? भरभरा के गिर जाएगी, टूट जाएगा। तो इंडोमेट्रियम की जो वाल है वो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा और जो भी उसमें ब्लड वेसल है सब क्या हो जाएंगे? सब रप्चर हो जाएंगे। और इसी के बाद तो 14 और 7 क्या हो गए? 21, और 21 और 7 28। तो 28 दिन तक, 28वें दिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इतना कम हो जाएगा कि अब ये वाल इंटैक्ट नहीं रहनी है। नहीं रहनी तो वाल जो है वो टूट जाएगा, ब्लड वेसल पूरे रप्चर हो जाएंगे। और ब्लड वेसल जब रप्चर हो जाएंगे तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। और ब्लीडिंग होगा तो वो पूरा ब्लड जो है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। और इसी के साथ कौन सा फेज शुरू हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा? ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज शुरू हो। ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज शुरू हो। क्या कारण है ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज का?
कितना क्लियर आंसर है। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का क्या हो जाना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है घट जाना, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में गिरावट आ जाना। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, कहेगा मेंस्ट्रुएशन का क्या काज है, तो मेंस्ट्रुएशन का काज है, क्या काज है, रैपिड डिक्लाइन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में कमी आएगा, एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, और अब आ जाएगा ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज देखिए 3 से 5 दिन तक का है, तो ये है 3 से 5 दिन का ब्लीडिंग फेज। ठीक है, चलिए अब दोबारा देखिए क्या होगा। अब अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुका है, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, तो अब देखिए अब कोई फॉलिकल तो है नहीं, जब फॉलिकल नहीं है तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा और आके क्या रिलीज करा देगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन के प्रभाव में देखो इधर, इस हार्मोन के प्रभाव में क्या डेवलप होने लगा, फॉलिकल। और देखो जब फॉलिकल डेवलप होगा तो कौन सा हार्मोन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन। और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो देखो इधर जो एंडोमेट्रियम की वॉल गिर गई थी वो दोबारा क्या हो गई, दोबारा रीजनरेट हो गई। कौन रीजनरेट करा दिया है, एस्ट्रोजन ने रीजनरेट करा दिया, एस्ट्रोजन ने रीजनरेट करा दिया। तो ब्लीडिंग फेज यहां देखो, यहां से शुरू किया था, ओवुलेटरी फेज, इसके बाद कार्पर ल्यूटियम बना तो ल्यूटियल, और सिक्रेटरी बना तो सिक्रेटरी फेज। तो ल्यूटियल को क्या बोला जाता, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर गया तो अगला फेज आ गया, कौन सा फेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद फॉलिकल बन गए तो क्या बोला जाएगा, फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज आ गया, फॉलिकुलर फेज। और हाँ, जब एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होने लगा तो फॉलिकुलर फेज को ही क्या बोला जाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज। तो फॉलिकुलर फेज को ही बोला जाता है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। तो यह है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज है। तो फॉलिकल बना, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, और यहां पे दोबारा रीजनरेट हो गया, क्या रीजनरेट हो गया, इंडोमेट्रियम की वॉल। ठीक है, चलिए अब फिर 14वें दिन क्या होना है, ओवुलेशन। फिर वही कहानी जो है वो बार बार क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो यहां से शुरू कर लेते हैं, पहला फेज कौन सा है, अब आप यहां से शुरू करो, पहला फेज कौन सा है, तो ये है ब्लीडिंग फेज, आल्सो नोन एज, कितने दिन की साइकिल है ये, 3 से 5 दिन की साइकिल है ये। ठीक है, अगला फेज कौन सा है, अरे भाई फॉलिकल बन रहा है तो फॉलिकुलर फेज, इसी का दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, चलो, और तीसरा क्या है, ओवुलेटरी। तो ओवुलेटरी जो है वो तो 14वें दिन, एक ही दिन के लिए है। यहां देखना फॉलिकुलर फेज कितने दिन का होगा, कितने दिन का, भाई 5 दिन तक इसको कह रहा है, 14वें दिन ये बोल रहे हैं, कितना हुआ, हाँ। इसके बाद कौन सा फेज आएगा, ये तो आपने अभी नोट किए थे अभी, कौन सा फेज है, ल्यूटियल फेज इज आल्सो नोन है। चलो, ये डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिक्स है ना, कोई लेडी है चाहे उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 34 या 35 36 डेज का है, और चाहे उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 24 दिन का है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये डे फिक्स होते हैं। कौन सा वाला, जो ल्यूटियल या जो सिक्रेटरी फेज है ये फिक्स है, ये 14 दिन का रहेगा, है ना, बदलाव इसमें होगा। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज हैं इनके डेज फिक्स है ना, और इनके डेज कितने हैं, 14 दिन का, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो डेज आपको याद कराया, सीक्वेंस आपको याद कराया, तो बताइए, दोबारा बताइए, पहला फेज कौन सा है, मेंस्ट्रुअल फेज, या इसी को क्या बोला जाता है, ब्लीडिंग फेज। दूसरा बताइए, अब भाई फॉलिकल बनेंगे, फॉलिकल को और क्या बोला जाएगा, प्रोलिफरेटिव। तीसरा कौन सा है, ओवुलेटरी फेज। अगला कौन सा है, ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल देखिए,
प्रोलिफरेटिव फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में कौन सा हार्मोन ज्यादा रहेगा? एस्ट्रोजन। नीला और लाल नहीं याद करना भाई, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आता है, ठीक है। तो ये देखिए ज्यादा है ना। ओके, ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज में जो ज्यादा होगा वो क्या होगा? हाँ, प्रोजेस्टेरॉन होगा, रटना थोड़ी ना, हमें याद है। ठीक बात है। चलिए इधर आइए, इसको ध्यान से देखिए। तो एक तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए। यहां देखिए, ये है साइकिल का बीचों बीच, और एफएसएच और एलएच किसके हार्मोन है? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। किसके हार्मोन है? अच्छा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन किसके हार्मोन है? ओवरी के हार्मोन है। तो अब पिट्यूटरी के हार्मोन को देखिए, 14वें दिन एफएसएच और एलएच दोनों अपने पीक पे, दोनों का कंसंट्रेशन पूरे मेस्ट्रुअल साइकिल में सबसे ज्यादा, पूरे मेस्ट्रुअल साइकिल में सबसे ज्यादा इन दोनों का कंसंट्रेशन। लेकिन इन दोनों में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? एलएच का। एलएच का कंसंट्रेशन एफएसएच से बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको नाम दिया जाता है एलएच सर्ज। और सर्ज करने का मतलब जो है बाढ़ आ जाना, सैलाब आ जाना। तो इसका मतलब यह है कि फीमेल के ब्लड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा क्या है? बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा 14वें दिन। इसे बोला जाता है एल एस सर्ज। क्या बोला जाता है? एल एस सर्ज कहा जाता है। अब इस पूरे साइकिल को हम लोग पढ़ सकते हैं। इधर आइए, क्या कह रहा है? साइकिल स्टार्ट विथ menstrual phase when menstrual flow occur and it lasts for. The menstrual flow result due to breakdown of endometrium lining of uterus and its blood vessel which forms liquid that comes out through vagina. Menstruation only occur if released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. ठीक है ना। तो जब कभी भी कोई लेडी जो अपने रिप्रोडक्टिव एज में है और वो एमिनोरिया में है, ठीक है, वो कह रही है कि उसको जो उसके मेंसेज है वो रुके हुए हैं, तो सबसे पहला टेस्ट क्या कराया जाता है? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। सबसे पहले किसी बीमारी के बारे में नहीं सोचा जाता है। अगर रिप्रोडक्टिव एज में है तो लेडी हो सकता है, सबसे ज्यादा चांस क्या है? लेडी क्या हो सकती है? प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, चले आगे। However, it may also cause due to some underlying cause like stress, poor health. तो एक तो प्रेगनेंसी काज हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एज में अगर लेडी है तो एमिनोरिया का काज फिजियोलॉजिकल हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है। इसके अलावा दूसरा काज हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है ना, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकता है, और क्या हो सकता है? पुअर हेल्थ हो सकता है। ठीक। मेस्ट्रुअल फेज के बाद अगला फेज कौन सा आएगा? फॉलिकुलर फेज। इस फेज के दौरान प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होके पूरी तरीके से ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएगा। और साइमल्टेनियस कहने का क्या मतलब है? साथ साथ, क्योंकि जैसे जब फॉलिकल बना होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा होगा, तो साथ साथ जो इंडोमेट्रियम की वाल जो है, यूट्रस की वाल भी क्या हो रहा होगा? रीजनरेट कर रहा होगा। कैसे? प्रोलिफरेशन से। और प्रोलिफरेशन कैसे होगा? हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। These changes in ovary and uterus are induced by change in the level of pituitary and ovarian hormone. This secretion of gonadotropin, कौन से gonadotropin? LH और FSH increases gradually during the follicular phase, है ना। धीरे धीरे करके फॉलिकुलर फेज के दौरान बढ़ रहे थे। कौन दोनों? FSH और LH दोनों बढ़ रहे थे, और वो फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंक्रीज कर रहे थे। और इसी के साथ जो ग्रोइंग फॉलिकल है वो क्या रिलीज कर रहा होगा? एस्ट्रोजन। ठीक है। बोथ एलएच और एफएसएच अटेन करते हैं अपने पीक लेवल को मिडिल ऑफ द साइकिल में 14वें दिन। जो रैपिड सिक्रीशन है एलएच का
वो क्या हो जाता है, मिड साइकिल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो एलएच सर्ज कराता है, जिसकी वजह से ग्रेवियन फॉलिकल रप्चर होगा और ओवम रिलीज हो जाएगा, जिसे क्या बोला जाएगा। तो कौन है ओबुलेटरी हार्मोन? अच्छा यार, क्या आगे आइए। दी ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाई कौन सा फेज आएगा, ल्यूटियल फेज आएगा। इस फेज के दौरान जो रिमेनिंग पार्ट है ग्रेवियन फॉलिकल का वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो जरूरी है एंडोमेट्रियम के वॉल को मेंटेन करने के लिए। सच एन एंडोमेट्रियम, ऐसा ही एंडोमेट्रियम जरूरी होता है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, किसका, जो फर्टिलाइज ओवम है, और साथ में प्रेगनेंसी स्टेबलाइज हो जाए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। तो प्रेगनेंसी के दौरान लेडी किस कंडीशन में होगी, एमिनोरिया में। व्हाट इज एमिनोरिया, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा। दिस काजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है ना। तो काज ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है, रैपिड डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। अभी नोट करा रहे हैं दो चार लाइन, चलिए आगे आइए। ओके, मार्किंग ए न्यू साइकिल, अब नया साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग menstrual cycle ceases around 50 ईयर ऑफ एज, है ना। दैट इज टर्म्ड एज, क्या बोला जाता है, मेनोपॉज। साइकिल menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between menarche to menopause, menarche to menopause। हाँ, ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है ये आप अपने आप पढ़ लीजिए। ओके, चलिए कुछ सवाल जानते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले ये, इस हार्मोन वाले पार्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको आप पहचान लोगे इन हार्मोन्स को। हाँ, यहाँ लिखा था पिट्यूटरी और ओवेरियन, बताइए। ठीक है, ए क्या है, हाँ, और बी क्या है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये नहीं कि आप देख रहे हैं ये ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे आप सोचे ऊपर एल एच ही तो है, नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जब आप मेंस्ट्रुएशन की ओर बढ़ रहे हो तो एल एच एफएसएस से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना। तो सबसे सही तरीका ये है, देखिए इधर, ये जो पीक पे वो क्या है, एल एच है। अब इसी लाइन को हम लोग पकड़ के नीचे तक आएंगे, बात है? आप इधर देखिए, यहां इस वाले पार्ट में फॉलिकुलर फेज में जो ज्यादा है वो क्या है, ये आसान सवाल क्या, और जो ल्यूटियल फेज में ज्यादा है वो क्या होगा, हाँ। ठीक है, ओके, एक नोट डालिए, दो चार लाइनें जल्दी से। देखिए, काज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, काज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का काज क्या है ये बताना। काज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, काज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। काज ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या लिखोगे, देखिए, डिक्लाइन इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, decline in level of progesterone due to sorry, due to degeneration, decline in level of progesterone due to
ड्यू टू डीजनरेशन, ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ, बिल्कुल सही, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में लिखिए, ठीक है, ओवुलेटरी हार्मोन, कई बार नोट कर लिया, अब तो याद हो जाना चाहिए, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर रहे हो, ओव्यूलेटरी हार्मोन, ओव्यूलेटरी हार्मोन बताओ कौन सा है, क्या होगा, बिल्कुल सही, LH होगा, लिखो LH। ठीक है, LH सेल किस दिन, 14 दिन, है ना, ठीक है। LH सेल कब देखने को मिलेगा, मिड ऑफ द साइकिल में, मिड ऑफ द साइकिल कौन सा है, 14वां दिन है। फोटो देखो और फोटो देख के बताओ, कार्पस ल्यूटियम मैक्सिमम साइज में किस दिन है, अभी इतना क्लियर पढ़ाया है, 7वें दिन उसका मैक्सिमम साइज है ना, तो 14 और 7 कितने हो गए, रप्चर बनने के बाद 7वें दिन बोलना, 14 और 7, ठीक है, तो मैक्सिमम साइज कार्पस ल्यूटियम का है 21वें दिन, है ना। जरा इधर ध्यान देना, ठीक है, एंडोमेट्रियम का थिकनेस सबसे ज्यादा कब है, कौन सा दिन है, 23वां दिन है ये, ठीक है। लिखो मैक्सिमम साइज ऑफ कार्पस ल्यूटियम, मैक्सिमम साइज ऑफ कार्पस ल्यूटियम, मैक्सिमम साइज ऑफ कार्पस ल्यूटियम, है ना, 21st डे, कौन सा है ये 21वां दिन है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में लिखो, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम, मैक्सिमम थिकनेस, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम, मैक्सिमम थिकनेस की बात करो, कौन सा दिन है, 23-24 है। आज आपका टेस्ट भी है ना, आज ही दोहरा लिया है, नहीं, कोई बात नहीं, दोहराने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आखिरी दिन क्या पूरा सिलेबस दोहरा के जा पाओगे, नहीं पॉसिबल, ठीक है, कुछ ना कुछ हमेशा छूटा रहता है। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे हम, और हाँ, आपका चाहे दोहराया हो चाहे ना दोहराया हो, टेस्ट जरूर दीजिए, कम से कम इतने सवाल तो करोगे यार। कितने चैप्टर आ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी आ रहे हैं ना?